हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल के बारे में। फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल क्या टॉपिक है, क्या कॉन्सेप्ट है इनका कंप्यूटर नेटवर्क में और इनके लिए क्या टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, ये आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्लो कंट्रोल से। तो यहाँ फ्लो कंट्रोल के लिए मैंने नोट्स प्रिपेयर कर रखे हैं, आपके लिए शॉर्ट हैंड नोट्स हैं ताकि याद करने में आसानी रहे, बट मैं आपको इसको आज डिटेल में समझा भी दूंगी। तो बेसिकली अगर फ्लो कंट्रोल की बात करें हम, तो फ्लो कंट्रोल क्या होता है? फ्लो कंट्रोल इन कंप्यूटर नेटवर्क इन्वॉल्व्स मैनेजिंग द पेस ऑफ डेटा ट्रांसमिशन बिटवीन डिवाइसेस टू प्रिवेंट कंजेशन एंड इंश्योर द एफिशिएंट कम्युनिकेशन. What it means, suppose you have two devices, one is a CPU and there is a main memory, and this main memory is a slow device and your CPU is a fast device, and they want to communicate between ईच अदर. बट क्या होगा अगर सपोज सीपीयू को डेटा रिक्वायर्ड है और वो मेन मेमोरी से लेगा, तो मेन मेमोरी स्लो है तो वो उसको स्लोली डेटा ट्रांसफर करेगी. ठीक है, तो दैट्स वाई सीपीयू हैज टू वेट. तो उस वजह से क्या हो जाएगा, यूटिलाइजेशन कम हो जाएगा सीपीयू का. तो इस वजह से क्या होता है कि आपके पास एक तो डिवाइस जैसे फास्ट है और एक स्लो है और आपको उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन सेटअप करना है. तो कम्युनिकेशन को सेटअप करने के लिए आप क्या यूज करते हैं? फ्लो कंट्रोल. फ्लो कंट्रोल इंश्योर करता है कि कंजेशन ना आए, यूटिलाइजेशन अच्छा रहे और एफिशिएंट जो रिसोर्सेज का यूसेज है वो भी हाई रहे. तो उसके लिए हम यूज करते हैं फ्लो कंट्रोल. तो सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में हम क्या यूज कर लेंगे? कैशे मेमोरी यूज कर रहे हैं एज अ फ्लो कंट्रोल. So there are so many techniques such as buffering, windowing, congestion control and quality of services mechanism plays a key role in your regulating data flow and optimizing the network performance. So this is the flow control objective. So for flow control we use so many techniques. So basically three techniques we will discuss in our lectures. So first is the stop and wait ARQ, second is go back ARQ, and third is selective repeat ARQ. So we can say that what flow control is: to avoid the mismatch of speeds or to provide the synchronization between the computers or the devices, so you can optimize the network performance. So flow control policies are implemented for this purpose. Okay, now what is error control? So अगर हम एरर कंट्रोल की बात करें तो एरर कंट्रोल क्या होता है कंप्यूटर नेटवर्क में? इट इन्वॉल्व्स द टेक्निक टू डिटेक्ट एंड करेक्ट द एरर्स ड्यूरिंग डेटा ट्रांसमिशन. अब एरर्स क्या हो सकती हैं? जब सपोज यहाँ पे 1 और 2 दो डिवाइसेस हैं, 1 ने डेटा सेंड किया 2 को और डेटा था 110001, लेकिन रिसीवर के एंड पे डेटा क्या रिसीव हुआ? 10111. सो डेटा इज मिसमैच्ड. डेटा जो ओरिजिनल डेटा था वो डेटा रिसीव नहीं हुआ आपको रिसीवर एंड पे, तो ये क्या हो गई? एक तरीके से एरर हो गई. तो एरर कंट्रोल का वर्क होता है आपका, जहाँ पे हम एक एरर डिटेक्शन भी होता है और एक एरर कंट्रोलिंग भी होती है. That's why it involves the techniques to detect and correct the errors during data transmission. So methods for these purpose we use as a parity checking, cyclic redundancy check, that is CRC, and forward error correction like FEC are used to ensure the data integrity. And automatic repeat request protocols enable the retransmission of your erroneous data. This ARQ stands for automatic repeat request protocols. Okay, so these mechanism collectively enhance reliability and accuracy in network communication. So basically error control आपके लिए क्यों यूज होगा नेटवर्क के अंदर? टू इंश्योर और टू enhance the reliability and accuracy in your network communication. So basically एरर कंट्रोल में आपके दो मेथड्स होते हैं, एक होता है एरर करेक्टिंग कोड और एक होता है आपका एरर डिटेक्टिंग कोड. तो एरर डिटेक्टिंग कोड के लिए आप यूज करते हो पैरिटी, चेकसम और सीआरसी. सीआरसी स्टैंड्स फॉर साइक्लिक रिडंडेंसी चेक. आप इनके फुल फॉर्म्स की चिंता मत कीजिए, जब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको हर एक मेथड की, हर एक टॉपिक की आपको फुल फॉर्म्स जहाँ पे भी अगर शॉर्टकट्स यूज किए तो वो बता दिए जाएंगे. सो डोंट वरी अबाउट दैट. वाइल जब एरर करेक्टिंग कोड की हम बात करते हैं तो उसमें क्या आ जाते हैं आपके हैमिंग कोड. सो यहाँ पे मैंने नोट्स में भी लिख रखा है, द एरर डिटेक्शन कोड इंडिकेट्स दैट देयर इज अ एरर इन द डेटा बट इट विल नॉट टेल विच बिट्स आर मॉडिफाइड बाय द नॉइज. एरर डिटेक्शन आपको ये तो बता देगा कि आपके डेटा में एरर है, लेकिन वो ये स्पेसिफाई नहीं कर सकता कि कौन सी बिट मॉडिफाइड हुई है. जबकि जो आपका एरर करेक्टिंग कोड है ये आपको एग्जैक्टली बताएगा कि कौन सी बिट मॉडिफाई हुई है नॉइज से. तो बेसिकली नॉइज ही सोर्स होता है जिससे कि आपका डेटा जो होता है क्या होता है? मॉडिफाई हो जाता है. और कई बार क्या होता है अगर आपके नेटवर्क पे
अटैक हुआ है, साइबर अटैक होता है, तो उस केस में भी क्या होता है, आपका डेटा मॉडिफाई होके आपके रिसीवर एंड पे एक मॉडिफाइड डेटा रिसीव होता है। तो इन सब पे कंट्रोल रखने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं एरर कंट्रोल मैकेनिज्म, जिसके अंदर दो मैकेनिज्म यूज होते हैं, एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन। नाउ अब हम बात करते हैं कि डेटा ट्रांसफर किस वे में होता है। तो बात की जाए तो डेटा दो तरीके से ट्रांसफर होता है। एक डेटा ट्रांसफर होता है आपका सीरियल डेटा ट्रांसफर और एक होता है आपका पैरेलल डेटा ट्रांसफर। सीरियल डेटा ट्रांसफर में दो तरीके से होते हैं, सिंक्रोनस सीरियल डेटा ट्रांसफर एंड असिंक्रोनस सीरियल डेटा ट्रांसफर। तो देखो, फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल समझने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा डेटा कैसे ट्रांसफर होता है। तो डेटा ट्रांसफर की यहाँ पे बेसिकली ब्रॉडली आप क्लासिफाई करो तो आपकी दो टेक्निक्स होती हैं, सीरियल डेटा ट्रांसफर एंड पैरेलल डेटा ट्रांसफर। और सीरियल के अंदर भी दो डेटा ट्रांसफर टेक्निक्स होती हैं, सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस। अब अगर आप इन डायग्राम्स को देखें तो इसी से ही समझ आ रहा है कि सीरियल और पैरेलल में क्या मेन डिफरेंस हो गया। देखो, सीरियल में ये 1 डिवाइस और एक दूसरी डिवाइस है 2 नंबर से, है ना, यहाँ पे भी 1 और 2 है। यहाँ पे सीरियल डेटा ट्रांसफर में क्या होता है, एक सिंगल लाइन होती है जिसपे आपका डेटा ट्रांसमिट होता है वन आफ्टर दी अनदर। वाइल पैरेलल डेटा ट्रांसफर में क्या होंगे, आपके पास मल्टीपल लाइंस होंगी या फिर आप कह सकते हैं मल्टीपल वायर्स अटैच होंगे फॉर दी पैरेलल ट्रांसफर ऑफ दी बिट्स। तो इसमें आप बताइए कमेंट बॉक्स में मुझे जल्दी से कि कौन सा जो डेटा ट्रांसफर है सीरियल और पैरेलल में से कॉस्टली कौन सा होगा, फास्ट कौन सा होगा, ये दोनों का आंसर बताइए। तो इसमें आप देखिए, सीरियल डेटा ट्रांसफर में क्योंकि सिंगल लाइन है तो इसमें देखिए कॉस्ट तो इसकी कम होगी, लेकिन इसमें डेटा का ट्रांसफर जो होगा वो क्या होगा, स्लो होगा। जबकि अगर आप पैरेलल डेटा ट्रांसफर की बात करें तो इसमें क्या हो रहा है, पैरेलली आपके डेटा ट्रांसफर हो रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, आपके यहाँ पर स्पीड फास्ट होगी इसकी, लेकिन जितने नंबर ऑफ बिट्स आप सपोज यहाँ पे ट्रांसफर करना चाह रहे हैं उतने नंबर ऑफ वायर्स आप यहाँ पे करेक्ट कर रहे हैं, तो उस केस में क्या हो गया, यहाँ पे कॉस्ट भी इसकी हाई हो जाएगी। दैट्स वाई प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं होता है, बट फिर भी अगर आप पैरेलल डेटा ट्रांसफर को कहीं इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो आप शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए पैरेलल डेटा ट्रांसफर को यूज कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंसेस में पैरेलल डेटा ट्रांसफर नहीं यूज होता, सीरियल डेटा ट्रांसफर यूज होता है। आइए इसको और थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ मैंने एग्जाम्पल के तौर पे समझाया है। ये देखिए, सपोज ये बाइट्स मुझे ट्रांसफर करनी है B1 टू B8, तो सीरियल कम्युनिकेशन में कैसे ट्रांसमिट होगी, B1 B2 B3 B4 B5 वन आफ्टर दी अनदर विथ अ सिंगल लाइन। जबकि पैरेलल कम्युनिकेशन में कैसे होगी ये लाइंस ट्रांसफर आपकी विथ मल्टीपल लाइंस। मल्टीपल लाइंस कैसे हो गई, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपने हर एक बिट के लिए यहाँ पर एक लाइन डेडिकेटेड बनाई है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, parallel data transfer. So here bits are sent one after another over a single communication channel. So it utilizes a single data path which simplifies the hardware required for transmission. देखो यहाँ पे एक simplified hardware use हो रहा है, जबकि यहाँ पे थोड़ा complex hardware हो रहा है क्योंकि आप multiple wires use कर रहे हो. And also serial data transfer is commonly used in the application where simplicity, longer distance transmission और cost effectiveness are the priorities. So examples हम इसमें include कर सकते हैं इसके RS-232, USB means यूनिवर्सल सीरियल बस और सीरियल SATA, ओके, एंड ईथरनेट। जबकि अगर आप पैरेलल डेटा ट्रांसफर की बात करें तो पैरेलल डेटा ट्रांसफर में यहाँ डायग्राम से ही समझ में आ रहा है कि मल्टीपल बिट्स आर सेंड साइमल्टेनियसली ओवर द मल्टीपल पाथ, सो इट रिक्वायर मल्टीपल वायर्स और चैनल्स टू ट्रांसमिट द डेटा इन पैरेलल। सो अगर मल्टीपल वायर्स लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो कॉम्प्लेक्सिटी है हार्डवेयर की वो इंक्रीज हो जाएगी। एंड ऑल्सो पैरेलल डेटा ट्रांसफर कैन अचीव हायर डेटा ट्रांसफर रेट। देखो डेटा ट्रांसफर रेट तो हायर ही होगी क्योंकि आप पैरेलली डेटा को ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है, इसलिए आप इसको शॉर्ट डिस्टेंस में यूज करते हो ताकि आपकी कॉस्ट भी जो हो वो लो रहे और आपका डेटा फास्ट ट्रांसफर हो सके। सो इट इज ऑफन यूज इन द एप्लीकेशन वेयर हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर विद इन अ शॉर्ट डिस्टेंस इज क्रूशियल, सच एज बिटवीन कंपोनेंट्स ऑन कंप्यूटर्स मदरबोर्ड और विद इन अ इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इसके एग्जांपल्स आप ले सकते हैं लाइक पैरेलल प्रिंटर पोर्ट्स, ओके, एंड some older memory interfaces like DDR2 and DDR3 and SD RAM, ओके। अगर अब हम इनके डिफरेंसेस की बात करें तो मैंने यहाँ एक टेबल के फॉर्म में इसको समझाने की कोशिश की है जहाँ पे मैंने कुछ एस्पेक्ट्स लिए हैं इसके। तो देखो हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी में हमने देख लिया सीरियल डेटा ट्रांसफर में कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल होगी, ठीक है, थोड़ा कम होगी कॉम्प्लेक्सिटी, जबकि पैरेलल डेटा ट्रांसफर में इट रिक्वायर्स मोर कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर ड्यू टू मल्टीपल डेटा
पाथ। डेटा रेट की अगर हम बात करें तो उसकी स्लोअर होगी क्योंकि सुटेबल फॉर लॉन्गर डिस्टेंसेस, while your parallel data transfer can achieve a higher data rates and especially for shorter distances. डिस्टेंस की बात हो ही गई है, suited for a longer distance due to lower susceptibility to signal degradation, while your parallel data transmission is typically limited to your shorter distance due to a signal degradation issue. कॉस्ट हमारी सीरियल डेटा ट्रांसफर में कम होती है, इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव होता है, जबकि पैरेलल डेटा ट्रांसफर आपका एक्सपेंसिव होगा एज कंपेयर टू योर सीरियल डेटा ट्रांसफर. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन योर सीरियल डेटा ट्रांसफर एंड पैरेलल डेटा ट्रांसफर. इसके बाद अगर हम बात करें सीरियल डेटा ट्रांसफर में भी हमने बताया कि दो तरीके के टाइप्स होते हैं, एक होता है आपका सिंक्रोनस ट्रांसमिशन और एक होता है आपका असिंक्रोनस ट्रांसमिशन. तो उनका क्या मतलब होता है, तो सबसे पहले अगर हम सिंक्रोनस की बात करें तो इन सिंक्रोनस सीरियल डेटा ट्रांसफर बोथ द सेंडर एंड द रिसीवर are synchronized by a shared clock signal, means clock signal इनके सेम होते हैं, ओके, synced होती हैं दोनों, सेंडर और रिसीवर जो होते हैं उनकी क्लॉक क्या होती है, सिंक होती है. सो डेटा इज ट्रांसमिटेड इन अ कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ बिट्स विथ ईच बिट अलाइन टू द क्लॉक सिग्नल. तो यहाँ पे जो डेटा होता है वो स्ट्रीम होता है कंटिन्यूअस बिट्स में, ठीक है, विदाउट एनी गैप्स, ओके, एंड विथ ईच बिट अलाइन टू दी क्लॉक सिग्नल, और हर बिट का अलाइनमेंट होता है क्लॉक सिग्नल के साथ. नेक्स्ट पॉइंट इज सिंक्रोनस कम्युनिकेशन अलाउज फॉर हायर डेटा ट्रांसफर रेट कंपेयर टू योर असिंक्रोनस कम्युनिकेशन बिकॉज देयर इज नो नीड टू सेंड एडिशनल स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स फॉर ईच बाइट ऑफ डेटा. स्टार्ट और स्टॉप बिट्स क्या होती है वो अभी हम असिंक्रोनस में देखेंगे. तो बेसिकली जो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन है ये आपको अलाउ करेगा हाई डेटा ट्रांसफर रेट पे एज कंपेयर टू योर असिंक्रोनस, क्योंकि सेंडर टू रिसीवर में जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो एक कंटिन्यूअसली हो रहा है, जबकि आपके असिंक्रोनस में क्या होता है, बीच में आपको स्टार्ट और स्टॉप बिट प्लस गैप इंट्रोड्यूस करना होता है ईच फ्रेम के बीच में, ओके. सो एग्जाम्पल अगर हम बात करें सिंक्रोनस सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स की तो बहुत सारे होते हैं, जैसे एसपीआई हो गया, सीरियल पेरिफेरल इंटरफेसेस हो गए, I2C हो गया, इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट्स हो गए, सिंक्रोनस सीरियल कम्युनिकेशन मोड्स हो गए, ठीक है. तो ये सब होते हैं आपके सिंक्रोनस ट्रांसमिशन के एग्जांपल्स. अब अगर हम बात करें असिंक्रोनस सीरियल डेटा ट्रांसफर की, तो असिंक्रोनस सीरियल डेटा ट्रांसफर में क्या होता है, डेटा इज सेंड विदाउट अ शेयर्ड क्लॉक सिग्नल बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर, means that sender and receiver clocks are not synced and we send the data without sharing any clock signals, okay. So no external clocks are available on the asynchronous transmission. Next point is each byte of data is transmitted with start and stop bits to synchronize the sender and receiver. Now what is start and stop bit? So यहाँ पे जो data होगा उसको आप बाइट्स में डिवाइड कर दोगे. तो सपोज यहाँ पे आप 8 बाइट्स ट्रांसफर कर रहे हैं डेटा की, तो हर बाइट के साथ क्या होगा, उसके साथ एक स्टार्ट बिट और एक स्टॉप बिट अटैच होगी, जो कि रिसीवर को इंडिकेट करेगी कि स्टार्ट बिट अगर होगी तो सपोज जैसे यहाँ पे स्टार्ट बिट होगी तो वो इंडिकेट करेगी कि रिसीवर को इस डेटा को रिसीव करना है, और वो डेटा को रीड करेगा अंटिल जब तक वो लास्ट बिट पे नहीं पहुंच जाता, जो कि वो इंडिकेट करेगी कि स्टॉप बिट, मींस दिस इज वन डेटा बाइट वी विल रिसीव्ड एट द रिसीवर साइड. दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या होता है, गैप इंट्रोड्यूस होता है जो कि एक बाइट को दूसरी डेटा के एक बाइट को दूसरी बाइट से डिफरेंट करके रखता है. अब देखो बाइट यहाँ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं और यहाँ पे हम 8 बिट प्लस स्टार्ट और स्टॉप बिट अटैच करके चल रहे हैं, और प्लस यहाँ पे एक गैप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि डिफरेंशिएट करेगा आपके एक बाइट को दूसरी बाइट से. इसलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं कि इसकी डेटा ट्रांसफर रेट कम होती है, क्योंकि यहाँ पे आपको एडिशनल बिट्स की रिक्वायरमेंट होती है, प्लस आप गैप्स इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी कि डेटा को कंटिन्यूअस सेंड नहीं करते. दैट्स व्हाई इसका जो ट्रांसफर रेट होता है वो कम होता है आपके सिंक्रोनस ट्रांसमिशन से, ओके. So asynchronous communication is simpler to implement and is often used in the applications where precise timing is not critical or where clock synchronization between devices चैलेंजिंग. जहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन बहुत डिफिकल्ट है आपको मेंटेन कर पाना, या फिर टाइम की क्रिटिकलिटी नहीं है, तो वहां पे आप ट्राई करते हो कि आप असिंक्रोनस ट्रांसमिशन को इम्प्लीमेंट करो.
Okay, so while asynchronous communication may have a lower data transfer rate compared to your synchronous communication due to the overhead of start and stop bits, ये मैंने आपको बताया है. So it is still widely used in the many application. देखो इसकी data transfer rate कम है और प्लस यहाँ पे आप देखिए इसमें आपका एडिशनल ओवरहेड भी हो रहा है स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट का. स्टिल आपकी जो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन है ये ज्यादा पॉपुलर है रादर देन योर सिंक्रोनस, क्योंकि मोस्टली डिवाइसेस में आपको यही मिलेगा कि सेंडर और रिसीवर की जो क्लॉक्स हैं वो सिंक्रोनाइज्ड नहीं होंगी और उस केस में आपको असिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर को यूज करना होगा. ओके तो इसके आपके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, RS-232 हो जाएगा और UART हो जाएगा. UART मींस यूनिवर्सल असिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर. तो अगर हम डिफरेंस की बात करें, यहाँ पे मैंने इसका डिफरेंस भी मेंशन किया है. तो सिंक्रोनाइजेशन मेथड की बात करें तो यहाँ पे बोथ सेंडर एंड रिसीवर आर सिंक्रोनाइज्ड बाय अ शेयर्ड क्लॉक सिग्नल, जबकि असिंक्रोनस में क्या होते हैं, सेंडर एंड रिसीवर्स आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड बाय अ शेयर्ड क्लॉक सिग्नल. सिंक्रोनाइजेशन अचीव्ड थ्रू स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स. क्लॉक सिग्नल रिक्वायर्स अ क्लॉक सिग्नल, इसमें डज नॉट रिक्वायर अ क्लॉक सिग्नल. ओके, डेटा ट्रांसफर रेट कैन अचीव अ हायर डेटा ट्रांसफर रेट ड्यू टू कंटिन्यूअस डेटा स्ट्रीम, while this is a lower data transfer rate due to start and stop bits. कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा ड्यू टू द नीड फॉर क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन, वाइल जबकि आपका असिंक्रोनस जो होता है उसमें जनरली इट इज सिंपलर टू इम्प्लीमेंट ड्यू टू लैक ऑफ क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन. और ये इसके एग्जाम्पल है. मैं एक चीज और बता दूं, सिंक्रोनस सीरियल डेटा ट्रांसफर मोड में आपके पास फुल डुप्लेक्स मोड होता है सेंडर और रिसीवर पे, जबकि असिंक्रोनस में आपका होता है हाफ डुप्लेक्स. अब फुल डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स क्या होता है इसके बारे में मैं एक अलग से सेपरेट लेक्चर भी बनाऊंगी, बट अभी मैं एक बार आपको क्विकली समझा देती हूँ. फुल डुप्लेक्स मोड का मतलब होता है कि डिवाइस कैन सेंड और रिसीव द डेटा एट अ सेम टाइम, वाइल हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, द डिवाइस कैन सेंड और रिसीव द डेटा बट नॉट एट द सेम टाइम. सो सिंक्रोनस के केस में आपका फुल डुप्लेक्स मोड चलता है, जबकि असिंक्रोनस के केस में आपका हाफ डुप्लेक्स मोड चलता है, क्योंकि सिंक्रोनस में आपकी जो डिवाइसेस होती हैं वो सिंक्ड होती हैं बाय द क्लॉक, वाइल इन असिंक्रोनस इट इज नॉट सिंक्ड बाय द क्लॉक्स. ओके, तो ये ध्यान रखना है, सिंक्रोनस में फुल डुप्लेक्स मोड आएगा और असिंक्रोनस में हाफ डुप्लेक्स मोड आएगा. Okay, so this is for about your flow control, error control, and what is the serial data, what is the data transfer and their types. So I hope इस लेक्चर में आपको ये बेसिक्स क्लियर हुए होंगे. अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि फ्लो कंट्रोल के जो हम टॉपिक्स बता रहे हैं कि फ्लो कंट्रोल हम कैसे अचीव कर सकते हैं, जिसके 3 टाइप्स हमने बोले हैं. एक तो हमारा हो गया है यहाँ पे स्टॉप वेट ARQ, एक गो बैक ARQ और एक सेलेक्टिव रिपीट ARQ. हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे, क्या टेक्निक होती है और कैसे इन्हें हम अचीव करते हैं. सो प्लीज गाइस, अगर लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और जो एस्पायरेंट्स हैं उनको हेल्प मिल सके. सो थैंक यू एवरीवन.